रीलला स्किप नका करू। मी तुमच्यासाठी खूप सारे ऑफर आणलेले आहे। आपल्या राजधानीला येत्या 10 तारखेला 10 वर्ष आज 10 अक्टूबर हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव का बरसी भी है और आज के दिन रियासती पार्टी के जिम्मेदारान हमारे कारगुजार सदर प्रताप उगाड़े साहब, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के परवेज सिद्दीकी साहब, हमारे धुलिये के जिम्मेदार गुड्डू काकर साहब 18 अक्टूबर को जन अधिकार सभा जो रखी गई है उसकी तैयारी के लिए आए। आने वाला वक्त इलेक्शन का है। एक अंदाज ये लगता है कि 2-4-5 दिन में आचार संहिता भी डिक्लेयर हो जाएंगे और शहर में पहला प्रोग्राम, अगर आचार संहिता लग गई तो मालेगांव शहर में पहला बड़ा प्रोग्राम समाजवादी पार्टी का होने वाला है। और अखिलेश यादव साहब का महाराष्ट्र में सियासी पहला प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है। और हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस की जो पार्टियां थी उसमें अगर फिरका परस्तों को हराने में सबसे अहम रोल किसी का रहा तो वो अखिलेश यादव साहब का रहा और इंडिया अलायंस के मैन ऑफ द मैच वो रहे। और यही वजह है कि आज पार्लियामेंट में बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी के लोगों की बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई। नहीं तो 2014 से 2024 तक बीजेपी के लीडरान की बॉडी लैंग्वेज जो हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा। वक्फ बोर्ड का जब बिल आया तो सबसे पहले अगर किसी ने मुखालफत की पार्लियामेंट हाउस में तो अखिलेश यादव साहब ने की और यही वजह बनी कि उसकी मुखालफत पार्लियामेंट में हुई और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ वो बिल को भेजा गया। और वक्फ बिल हमारे लिए, अक़लियत के लिए, मुसलमानों के लिए कितना अहम है ये मालेगांव शहरियान को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम ही लोग थे जो बम्बई जाकर मालेगांव से सियासी तौर पर अगर किसी ने एतराज़ किया, बम्बई में जब पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग आए उसमें हमारे समाजवादी के मुल्ला नदवी साहब भी थे, तो सब मुखालफत मालेगांव शहर जैसे अक़लियत का बड़ा शहर जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी भी एक बड़ी है, यहाँ से सियासी मुखालफत में जो सजेशन और कंडीशन जो भी थी उस पर एतराज़ वो अगर किसी ने दाखिल किया तो शान हिंद ने दाखिल किया और वहाँ आर्ग्यूमेंट भी किया कमेटी के सामने। तो ऐसे लीडर जो पहले पार्लियामेंट में मुखालफत किए हों और वो मालेगांव शहर में आ रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदारान वो जलसे की तैयारी के लिए यहाँ आए हैं और हमें ऐसा लगता है कि बड़ा शानदार प्रोग्राम उनका मालेगांव शहरियान की जानिब से होगा और साया निशान प्रोग्राम होगा। क्योंकि संविधान के हम ये उनको जब से पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है तो संविधान रक्षक के नाम से हम मालेगांव शहर में उनको बोलते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अगर सही मानों में कोई संविधान रक्षक है तो अखिलेश यादव साहब है। अब रियासती पार्टी के जिम्मेदारान आप। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि मुस्तकीम भाई ने आपसे कहा कि 18 तारीख को शाम में समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव जी का यहाँ पे दौरा है, उसकी डिटेल उन्होंने दिया। मेरे साथ इस दौरे आज की तैयारी को देखने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर आदि जनाब प्रताप उगाड़े साहब यहाँ बैठे हुए हैं और साजदा मैडम साहिबा और साहिबा यहाँ बैठी है। मुस्तकीम भाई ने बाकी डिटेल आपको बता दी। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से मुस्तकीम भाई ने ये बात बोले कि भाई संविधान के रक्षक के तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी को देखा जाता है, ये सही है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि वो उस इंसान के सुपुर्द है, उनके बेटे हैं जिन्होंने इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, हम उस 20 अक्टूबर 1990 का वो दिन भी नहीं भूलते जब बाबरी मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए उस वक्त शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। मैं आप तमाम हमारे मीडिया के लोग जो है, अखबार के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आज का पस मंज़र कुछ भी हो
लेकिन इस मुल्क का अक़लियती जो तबका है वो मुलायम सिंह जी के उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। 20 अक्टूबर 1990 को 11 लाख से ज़ायद कारसेवक उसी बाबरी मस्जिद के आसपास थे, अयोध्या में थे, लेकिन हिंदुस्तान का वो वाहिद मर्द मुजाहिद मुलायम सिंह यादव ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, जिससे संविधान को बचाने के लिए न जाने कितने कारसेवक उस वक्त शहीद हुए या मारे गए और 2.5 घंटे में पूरा अयोध्या खाली हो गया। तो बाबरी मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए पहला तो काम हमको मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो एहसान हम लोग कभी नहीं किया। आज जो लोग पूरे मुल्क में अक़लियती तबके की क़यादत की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त उन लोगों के वालिद मोहतरम भी वहाँ के अगर सीएम होते, चीफ मिनिस्टर होते, तो शायद वो काम नहीं करते जो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मुस्तकीम भाई ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के बिल को अखिलेश यादव जी ने वाकई इस पर कोई शक नहीं पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाया। आज हम लोग जब सोशल मीडिया और बहुत सारे वो लीडरान के जब बयानात पढ़ते हैं कि वक्त को हमने वक्त के बारे में हम बोलते हैं कोई नहीं बोलता, तो ये बात भूल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आज अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता तो आज हिंदुस्तान की सरकार उनके आगे झुकती नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती। जो मुस्लिम एमपी चुनकर आए ये उनका फरीज़ा था वक्त के ऊपर बोलना, लेकिन इस मुल्क के दस्तूर की खूबसूरती ये है कि वो हमारे हिंदू एमपी जिन्होंने हमारे वक्त के हिमायत में हमारे साथ हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाया, वो उनका एहसान है। तो इस मुल्क की खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। दूसरी बात, चूँकि मालेगांव शहर मेरे लिए नया नहीं है, आप में ज़्यादातर अखबार नवीस मेरे दोस्त है और वक्तन फ़ौक्तन कभी कभी हम लोगों की गुफ्तगू होती है। ये शहर जो है एक ऐसा शहर है जिसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर नई सोच को जन्म दिया। ये हकीकत है कि यहाँ पर निहाल अहमद साहब का एक लंबा अरसा गुजरा है। बहुत सारी ताकतें उस वक्त उनकी ताकत को तोड़ने के लिए यकजा होती रही, लेकिन इस शहर ने मजबूती से उनका साथ दिया। और आज मैं समझता हूँ आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमात को इस शहर के लोग कभी फरामोश भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अक्सर व बेशतर जब अबू आसिम आज़मी साहब से मालेगांव के ताल्लुक से बात होती है तो हम अक्सर व बेशतर कहते हैं हमने मालेगांव में ये किया, मालेगांव में वो किया। लास्ट के वक्त मैं खुद इसके बाद मेरा कई वक्त यहाँ पे हमने गुजारा है वक्त। ज़्यादातर लोग आप लोग जानते हैं 2 से 3 महीना हम लोग रहे। तो हम जब कभी अपने ज़बान पर उनके किए गए काम को बोलते हैं तो वो हमेशा मना करते हैं। मैं मालेगांव के अवाम के लिए जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, क्योंकि मालेगांव के मेरे मज़लूम लोग वो अगर मुझ जैसे मामूली से इंसान के पास अगर आकर कोई काम बोलते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो बहरकैफ आज हम लोगों का ये दौरा मालेगांव के अवाम को ये मैसेज, ये पैगाम देना है कि अखिलेश यादव जी का ये दौरा है जब 18 तारीख की रात को, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मालेगांव शहर के अंदर पूरे महाराष्ट्र की तारीफ की जाएगी 18 तारीख को। और इसके लिए ये भी यकीन है कि मालेगांव शहर का हर नौजवान और हर बुजुर्ग जो जगह, जो स्टेडियम मुस्तकीम भाई ने तय किया है, खान मैडम और खाकर मैडम ने मिलकर पार्टी के तमाम लोगों ने मिलकर जो भी तय किया है वो एक नई तारीख लिखेगा। इसकी यही उम्मीद के साथ आज हम लोग जो है कल दुनिया में थे, क्योंकि दूसरे दिन 19 तारीख को यही दौरा दुनिया में है अखिलेश यादव जी का। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी से प्रायोरिटी के तौर पर मालेगांव की सीट मांगी, प्रिया की सीट मांगी। हमने यही कहा है कि भाई हमारी ताकत जहाँ है, हमारे लोगों पे जहाँ एतबार है, हमने वही सीटें आपसे मांगी और इंशाअल्लाह ये सीट 200% हम लड़ेंगे। देखिए कांग्रेस की तो पिछले निहाल साहब के बाद 30 साल नहीं रही ना ये जगह, कांग्रेस के पास 30 साल नहीं रही। बीच का जो पीरियड कांग्रेस के पास रहा तो उस वक्त खला खाली जगह थी। उस वक्त ऐसा तो उस खाली जगह पर हमारे मुफ्ती साहब ने अपनी साइन कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालेगांव से समाजवादियों का कोई ताल्लुक नहीं रहा।
हमारा हक ये है कि मालेगांव हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है, मालेगांव हमेशा तीसरी सोच के लोगों का गढ़ रहा है, और मालेगांव के लोगों ने हमेशा जब भी सही मुतबादिल मिला है तो इसको रिजल्ट मिला मांगेंगे। आपको एक बात का वादा करते हैं हम लोग, ये सीट तो हम लड़ेंगे, ये सीट हमको लड़ना है। परवेज भाई, जो ने कार सेवकों पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया, इसी महा विकास अघाड़ी में एक लीडर है जो कहते हैं हमको बाबरी मस्जिद गिराने पर फक्र है अपने कार सेवकों पर, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अभी तो वो आपके साथ है। देखिए, दो बात होती है, हमें जो चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, हमारे नबी के बहुत सारे ऐसे पैगामात होते हैं कि जब कोई एतराफ़ करता है अपने जुर्म का, या कोई चाहता है अपने ख्यालात को हमारे ख्यालात से मिलाना, तो उसका हमेशा से उसे नकारा नहीं जा सकता। किसी को हम ख्याल, आप ये भी बात देखिए कि आपका इशारा शिवसेना की तरफ है, उद्धव ठाकरे जी, ये हकीकत है कि हम अगर उन्हीं के मुंह से आज बीजेपी की मुखालिफत वाली बात करवा रहे हैं, तो ये उनकी मजबूरी है, और वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या होता है कि किसी जब फसाद होता है तो हम ये देखते थे कि हमको सबसे ज़्यादा डर वहाँ रहता था जहाँ शिवसैनिक ज़्यादा तादाद है ना। जब किसी गुंडे प्रवृत्ति के आदमी को, बहन के आदमी को अगर कहीं का थानेदार बना दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसके उलट हो जाती है ना, अपोजिट हो जाती है। तो हिकमतन अगर शिवसेना का हमने बीजेपी की मुखालिफत में बुलवाना शुरू किया तो ये हमारी उपलब्धि है। हम एक आदमी जो अगर गलत काम कर रहा था या गलत का साथ दे रहा था, तो अगर वो आज हमारी ज़बान बोलने लगा है तो ये उसकी कामयाबी होगी। तो क्या शिवसेना की इस मजबूरी का समाजवादी फ़ायदा उठाएंगे? देखिए, इस वक्त फ़ायदा उठाना नहीं उठाने की बात नहीं, इस वक्त हमारे सामने मुल्क की बढ़ती हुई फिरका परस्ती है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क में फिरका परस्ती को लगाम लगाना। जिस तरीके से आज बीजेपी अलाइज की जो सीटें आई है 240 बीजेपी की सीट आई है, आज उसकी वजह से उन्होंने वक्फ का जो बिल है, अगर वो सीट 300 हो जाती तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्फ के बिल पे तो शिवसेना भी खामोश थी। खामोश रहना अलग बात है और फेवर में बोलना अलग बात है। शिवसेना ने उसके फेवर में खड़े होकर अपनी साइन की या नहीं की? मुखालफत भी नहीं की। अरे खामोशी का दूसरा नाम मुखालिफत भी तो समझिए। सिद्दीकी साहब, हाँ, रजामंदी। ओ सिद्दीकी साहब, फिरका परस्ती की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी आज के हालात में बहुत बड़ी फिरका परस्त पार्टी है। एक तबका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी फिरका परस्त कहता है। समाजवादी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? बहुत साफ मौक़ूफ़ है हमारा। अगर बीजेपी फिरका परस्ती की बात करती, किसी एक समाज की बात करती है, तो ये मान के चलना कि हम मजलिस के लिए दूसरा पैमाना नहीं रख सकते। जिस पार्टी का देश में फैलाव इस पर हुआ कि हटा दो पुलिस को, हम 20 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ पर भारी है, हम उसकी मजम्मत करते क्योंकि वो भी ज़बान वही बोल रहे हैं। उसकी शुरुआत वहीं से हुई। और जिस मजलिस के लोग आज ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई रैली निकाली और उस रैली को हमने कल मैंने एक आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो देखा कि हमने लेटर लिखा समाजवादी को, एनसीपी को, कांग्रेस को। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया कल हमारे पार्टी ऑफिस में कि कोई लेटर आया था कि कोई लेटर नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी नौजवान भी अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सोचिए, जिस मुल्क में मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऐसे कोई बयान नहीं दिया था जिसको उनको आज जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उमर खालिद ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे आज वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे। आज इसी मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में अगर कोई ये बोल के निकल जाए जय फिलिस्तीन और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमको तो सोचना चाहिए। हम जानते हैं महाराष्ट्र का सारा हर मुस्लिम लीडर ने अपने नबी से हर कोई मोहब्बत करता है। उसका पैमाना इनके पास नहीं है जो हमारी मोहब्बत को तोल सके। हर मुस्लिम लीडर ने अपने अपने तौर पर मेमोरेंडम दिया, मगर क्या वजह है कि आपकी रैली के लिए पूरी की पूरी रोड खाली कर दी जाती है? क्या वजह है कि आपको ये कहा जाता है कि आप आइए, मेमोरेंडम दीजिए और चुपचाप से वापस चले जाइए? क्या वजह है कि आपको सोशल मीडिया पर
ऐसी पोस्ट आप डाल रहे हैं हमारे नबी के शान में। अगर रैली निकाले गए तो उसकी रैली की फोटो दिखाना चाहिए ना। इंडियन टीम अगर जीत कर आई है, चैंपियन बनी है, तो अगर उससे वहाँ जाम लग गया तो वो फोटो को क्यों शाया करें? तो ये गलत बयानी करना ठीक बात है। पहली बात तो ये है कि वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मालूम नहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको पूरी तरह आज़ादी है। वो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे बड़ी रैली कर सकते, जो चाहे वो बोल सकते हैं। हमारे नेता अगर कुछ बोलते हैं तो रामपुर में आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अबू आसिम आदमी साहब पर आज भी CBI के या ID के इनकम टैक्स के छापे पड़े मारे जा रहे हैं। तो आज हम लोग सोचने पे मजबूर है कि ऐसी क्या बात है कि जब इम्तियाज़ जलील जो है किसी पुलिस के अधिकारी से बाकायदा तौर पर सीने से सीना लगाकर बात करते हैं, आपने देखा होगा वीडियो, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या बेहतरीन इसमें अदाकारियाँ हैं पुलिस की तरफ से भी और उनकी तरफ से। तो मैच फिक्सिंग है क्या? 100% मैच फिक्सिंग है। मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है, आप चाहे जैसा चाहे इसको लीजिए, लेकिन जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम पर FIR होती है, हम जब अगर ऐसी बातें शुरू करें तो हम पर कार्रवाइयाँ होती है। आपको पूरी तरह आज़ादी है, इससे फ़ायदा किसका? मालेगांव सोशल पोस्ट बहुत ज़्यादा मतलब चल रही है कि मुस्लिम नेताओं को यूपी में ख़त्म कर दिया गया, आज़म खान जेल में है, लेकिन समाजवादी उनके लिए कुछ कर नहीं रही है कि आज़म खान को बाहर लाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सोशल मीडिया पे चलाया जाता है वो पूरा प्री प्लान है। अगर मुस्लिम लीडरों के ये समाजवादी पार्टी नहीं करी होती तो शायद आज जो 37 सीटें आई हैं, ये 37 सीटें नहीं आई। आज वहाँ 4 मुस्लिम MP चुनकर आए समाजवादी पार्टी की तरफ से, कुछ चुनकर नहीं आए होते। ये गलतफहमियाँ पैदा की जाती है। यूपी के अंदर समाजवादी ने क्या किया अगर मैं आपको बताऊंगा तो खैर उसके लिए तो 2 घंटा कम पड़ेगा, मैं वो उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि यूपी में जब समाजवादी के MPs आते हैं, समाजवादी की सरकार आती है, तो वहाँ पर अक़लियतों की क्या क्या खूबियाँ गिनाई जाए वो मैं आपको बता नहीं सकता। सरकार की उपलब्धियाँ मैं आपको बता दूँ। अपने ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं हमेशा जो बात होता है साफ गोई से करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नफ़ा हो नुकसान हो। लेकिन मैं बचपन से सियासत में, ये वाली सियासत में रहा, सोशलिस्ट सियासत में रहा, इनको यही सिखाया गया है जो सच है उसको तेज़ी से बोलो। मैं जानता हूँ इस वक्त मीडिया 2 जगह बटा है हिंदुस्तान में, एक दिल्ली में और एक हैदराबाद में। हम लोग मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, सबके सामने हम लोग थोड़े बौने हैं। और रहा सवाल है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। और ख़ास तौर पर मालेगांव के अखबार नवीसियों की जितनी बात मैं करूँ, इनसे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है। सियासत को जितने नज़दीक से आप लोग जानते हैं, आप ही लोगों से बहुत कुछ सीख के गया। सीट आप छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हमने तो ऐसा है कि हम ये तो नहीं बोल रहे कि दादर की सीट हमको दे दो, माहिम की सीट हमको दे दो, या नासिक की सीट हमको दे दो। हम तो सीट वही मांगेंगे ना जहाँ पर हम जीत सकते हैं। हम तो वही मांगेंगे, और हम ऐसी जगह सीट मांग के सीट को ख़राब भी नहीं करना चाहते। एक बात तो है, इस वक्त मुल्क के अंदर, जैसे अबू आसिम आदमी साहब ने परसों कहा कि हम अपनी पार्टी को छोटी करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि फिरका परस्त ताकतें हावी नहीं होती। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं हमको सियासत करने का हक है, सब जगह सीटें लड़ाने का हक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इसके पीछे की सियासत क्या है। के अंदर खासतौर पर इलेक्ट्रिक के मामले में, बिजली के मामले में इतने माहिर हैं कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत सारे मामलों में आपके साथ इस वक्त कम से कम बाकी चीज़ों को एक तरफ करके, वो सियासी बातों को एक तरफ करके ईमानदारी से आप लोग जो है कम से कम सच्चाई सामने रखेंगे। यही आपसे मैं आप लोगों से। हमारे साथी परवेज़ भाई, मुस्तकीम भाई, साजिदा भाभी, जान हिंद और प्रेस के सभी साथी, वैसे तो बहुत सारी बातें आपने परवेज़ भाई को पूछी है और मुझे नहीं लगता है कि पूछने के लिए कुछ बचा है। फिर भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर सवाल महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी इस बारे में हो चुके। मैं एक बात आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, आप देश की सिचुएशन समझ लो। आज अपोजिशन में नंबर 1 पे कांग्रेस है और नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी।
तो कांग्रेस के साथ उतना ही या उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी का हक बनता है, क्योंकि यूपी में जो भी सीट आई है वो सब दोनों के इकट्ठा होने से आई। दूसरी बात, आप लोगों ने हरियाणा के रिजल्ट सुने अभी। जिस हरियाणा में इंडिया अलायंस या वहाँ की आघाड़ी इकट्ठा होगी 60 के ऊपर जीतेगी, ऐसा एग्जिट पोल आया था, सबका एग्जिट पोल था, फिर भी नतीजा उल्टा आया। क्यों आया? उसकी वजह ये है कि सही ढंग से जो अलायंस वहाँ होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और उसकी वजह कौन है? वहाँ की वरिष्ठ पार्टी है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। सही ढंग से अगर वो अलायंस होता तो हरियाणा की भी सरकार पलटने वाली थी। जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में होने नहीं देंगे। उतने तो लोग होशियार है, अभी समझ गए हैं क्या गलतियां हुई, किन गलतियों को सुधारना है। तो हमें उम्मीद है, गारंटी है, खातरी है कि जो हरियाणा में हुआ वैसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ। हाँ, सीएम की कुर्सी देखना सबका हक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को हराएं। तो ये सब समझते हैं और उस समझ के हिसाब से सब फैसले सही होंगे, फैसले टाइम पे होंगे और सही होंगे। अभी तो 13, 14, 15 को आचार संहिता लगेगी, मालूम नहीं, 20, 22 को नॉमिनेशन शुरू हो सकता है। इसके पहले तो सब फैसले आपके सामने आने ही वाले हैं। लेकिन अभी हमें गारंटी है, हमें सिर्फ उम्मीद ही नहीं, गारंटी है कि जो गलतियां हरियाणा में हुई वो महाराष्ट्र में नहीं हो। हमने 12 सीट मांगे हैं, 12 सीटों पे बात चल रही है, फैसले अभी होने बाकी है। तो जब तक फैसले नहीं होते तो हर एक पार्टी बोलेगी कि मेरा उम्मीदवार है, काबिल है, लायक है, जीतने वाला है। ये तो होता रहता है। तो फैसले होंगे, सही ढंग से होंगे, ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे निहाल भाई 7 बार चुन के आए, 6 बार या 7 बार, 6 बार चुन के आए। और निहाल भाई के चाहने वाले सभी लोग आज समाजवादी पार्टी में है। मैं भी निहाल भाई का ही कार्यकर्ता हूँ। निहाल भाई प्रेसिडेंट थे और मैं चीफ सेक्रेटरी था। उस वक्त हम दोनों भी जनता दल में थे। तो निहाल भाई की पूरी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बन चुकी है, आज दोनों भी एक हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, काम नहीं, हिस्ट्री नहीं, ऐसे कोई बोलने की बात ही नहीं बनती। बात तो है 50 साल की है, 40-50 साल से निहाल भाई काम कर रहे हैं, वही हम सब लोग आगे चल रहे हैं, आगे चला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई यानी आशंका नहीं है और जीतने के बारे में भी आशंका नहीं। दोनों बातें तय है कि उम्मीदवारी भी होगी और जीत भी होगी। हम आए हैं असल में अखिलेश भाई की मीटिंग का बात बोलने के लिए। तो ये मीटिंग होने जा रहा है जो स्टेडियम, क्या नाम बताया आपने? हाँ, कल्लू स्टेडियम। तो इस स्टेडियम में अखिलेश भाई की जो सभा होगी उसके बारे में मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। देखिए, आचार संहिता लगे ना लगे, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन मालेगांव से शुरू हो रही है। इसका मतलब आप समझते, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं उस मुद्दे में। जब नेशनल लीडर आता है और शुरुआत मालेगांव से करता है तो क्या होगा, इसका फैसला आप करो, मुझे करने की ज़रूरत नहीं। मैं उनके साथ में हूँ और वो कहेंगे वो हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरे स्टेट का पहला इलेक्शन कैंपेन का पब्लिक मीटिंग मालेगांव में हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे गारंटी है कि मालेगांव के सभी लोग, सभी जनता उसमें सही ढंग से, अच्छे ढंग से शामिल होगी। और यहाँ का जो प्रोग्राम है, यहाँ से जो अखिलेश जी का मैसेज जाएगा वो पूरे महाराष्ट्र में जाने वाला है, क्योंकि
क्योंकि बम्बई में कोई अलग मीटिंग नहीं है, मालेगांव में पहली मीटिंग। तो पूरे महाराष्ट्र को जो मैसेज जाएगा अखिलेश जी का, वो मालेगांव से जाएगा और वो सही ढंग से जाएगा, अच्छा जाएगा और उससे आगाड़ी की ताकत बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। इसी ढंग से वो बात होगी, हमको अच्छी तरीके से नहीं। मेरे ख्याल से वो उतने होशियार है कि वो समझते हैं। आप उसे कुछ भी कहिए, मशवरा कहिए, चेतावनी कहिए, मैं तो ये कहना जानता हूँ कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, लीडर होते हैं, हर एक की समझ होती है, समझ होनी ही चाहिए। देखिए, लोकसभा में कुछ भी कहो आप, जो जीत भी ली उसमें नेता कौन थे? महाराष्ट्र के नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे थे। कांग्रेस का कोई नेता था उसमें, उस इलेक्शन में लगा आपको? तो मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी आज अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। सही ढंग से वो पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से चला रहे हैं और मुद्दे पे काम कर रहे हैं। संविधान का जो मुद्दा इस पूरी इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में छाया, वो राहुल गांधी है उसके पीछे, वो तो सबको मानना पड़ेगा। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबको ये जानना चाहिए कि हमको इकट्ठा रहने में ही फायदा है। डिवाइड हो गए, बट गए तो हमारा नुकसान है। और ये जानने की इन सब लोगों में अच्छे ढंग से नहीं, महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से अभी तो इंडिया गठबंधन में लोकल लेवल पे आप नहीं है, अभी तक तो नहीं है। वो अलायंस वाले ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं, यानी जहाँ तक हमको मालूम है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं, लेकिन बाकी सब है, सब समाजवादी पार्टी है, बाकी सब लोग। समाजवादी पार्टी के रियासती जिम्मेदार, खासतौर पे हमारे कारगुजार सदर प्रताप उगाड़े साहब और जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ लाए। इनके आने का मकसद जो महाराष्ट्र की पहली इलेक्शन दशहरी मुहिम का आगाज़ मालेगांव शहर से हो रहा है। मैं सिर्फ इतना इस मामले में कहना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर जो है हमेशा से अपनी एक तारीख रखा है, जहाँ हमारी तारीख रही है कि हिंदुस्तान को हमने तहरीक की पहचान दी। हर जगह जहाँ अक़लियत पर जुल्म होता था, पहली आवाज़ मालेगांव शहर से उठती थी, जिसको देखकर लोग अपनी तहरीक का रुख तय करते थे। उसी तरह इलेक्शन में समाजवादी सोच की इब्तिदा इलेक्शन की मालेगांव शहर से हो रही है। अखिलेश यादव साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को बचाने और ऐसे शरपसंदों को जो एक समाज को इस्तेमाल करते हैं अपनी वोट लेने के लिए, दूसरे समाज को जलील करते हैं या तकलीफ़ देते हैं कि जिसका फ़ायदा उनको सियासी तौर पे हो, इसकी बचाने के लिए जो अखिलेश यादव साहब ने किया एक बड़ा कारनामा, अयोध्या की सीट, ऐसी सीट जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बीजेपी अपने आप को बहुत खुर्रम खान समझ रही थी, वो सीट गिराकर एक मैसेज दिया हिंदुस्तान में कि आज भी हिंदुस्तान जमहूरी है और सेकुलर है। इसी तरह मालेगांव शहर में वो आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 37 सीटें लाकर इस तरह इतनी ताकत बना ली कि अपोजिशन एक मजबूत ताकत बन गई है। वहाँ सबसे बड़ा हाथ जो है वो समाजवादी और यूपी का रहा है, जहाँ से आज जो है हम वक्फ के जो तरमीमी बिल को रोक पाएँ। मैं चाहती हूँ जो हौसला उनको यूपी से मिला है, वैसे ही मालेगांव में उनके इतना ज़बरदस्त इस्तेकबाल हो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जब वो ये याद रखते हैं कि हमको 37 सीट यूपी ने दी, तो हमारा इस्तेकबाल इतना ज़ोर शोर से हो कि वो इस बात का भी लिहाज रखें, जब भी आर्बिट्ररी रूल्स या कोई ऐसा कानून आए तो उसके खिलाफ वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं, तो वो ये लिहाज रखें कि मालेगांव शहर ने मेरा ऐसा इस्तेकबाल किया था कि जिसका मुझे उनको भी जवाब देना है। इसलिए हम उनका इस्तेकबाल इस तरह करेंगे, इतना ज़बरदस्त, जैसा ही शोर 37 सीटों की उनको एहसास रहेगा, वैसा ही मालेगांव शहर का इस्तेकबाल का एहसास रहेगा। मालेगांव शहर के मर्द ख़वातीन हमेशा से समाजवादी रहे हैं सोच के, इसीलिए सादी निहाल अहमद साहब हमेशा कहा करते थे मालेगांव शहर एक बड़ी मुसलमान आबादी का शहर होने के बावजूद भी हमारी सोच सेकुलर है, इसीलिए यहाँ कभी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी पनप नहीं पाई। माजी में हमसे जो भी गलतियाँ हुई
लेकिन आने वाले वक्त में हम एक गंगा जमने तहसीब वाले मुल्क में रहते हैं, जो पहचान को हमको जिंदा रखना है। उसी के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, ये सिर्फ इलेक्शनी मुहिम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म को बचाने के जो विदाता थे वो आ रहे हैं, उनका शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। ख़ास तौर पे मालेगांव शहर की ख़वातीन जिन्होंने तारीख में हमेशा जब भी गैर दस्तूरी हरकत जो भी हुई है उसके ख़िलाफ़ बड़े तादाद में रोड पर आई हैं, चाहे वो तलाक़ सलासा का मामला हो या फिर NRC का मामला हो। उसी तरह मालेगांव शहर में जब समाजवादी पार्टी के लीडर आएंगे तो मालेगांव शहर के मर्दों के साथ साथ यहाँ के ख़वातीन और स्टूडेंट्स ये बड़ी तादाद में जमा होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव, जिस तरह हिंदुस्तान में ये आखिरी जो इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ था, वो संविधान को बचाने के लिए एक बड़ी पहचान का था, बड़ी ज़रूरत का था। वैसे ही आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है वो भी मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल, लोगों के सियासी, समाजी और एक नई राह तय करने वाला इलेक्शन होगा। इसमें मैं वाहिद खातून उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मालेगांव शहर भी ये जानता है कि चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे किसी तरह के भी जो हमारे पास शिद्दत पसंद लोगों के हमले हो, सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम जो है वो निहाली सोच के लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। और जो भी मर्द यहाँ सियासी लोग काम करते हैं, मुस्तकिल के जेल में जाने के बाद भी, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये सब मर्दों में, ये सब जन के वाहिद मैं ही मर्द हूँ जो मैदान में आकर, कोर्ट में आकर मुकाबला की। और ये मालेगांव शहर जानता है। और आने वाले वक्त में भी मैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर ऐसे काम करूंगी जिससे मालेगांव शहर को एक नया रुख तय करने में आसानी होगी। आप तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शुक्रिया अदा कर लेती हूँ कि आप आए, और आने के बाद मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप जो एक 5वां या चौथा बड़ा मजबूत पिलर जो है वो प्रेस है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो प्रेस जो है अपना काम सफाई से करे और एक अच्छा मैसेज, सच्चा मैसेज आवाम में पेश करे। और आने वाले प्रोग्राम में आप लोगों के बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आज जिस तरह हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म बचाने के लिए कोशिश हुई थी, इस तरह मालेगांव शहर बचाने के लिए भी आप कोशिश करें। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।